आज संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं के विषय में अध्ययन करेंगे कि आज का हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। राज्य का रूप चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे राजतंत्रात्मक हो या कोई और शासन व्यवस्था हो, उसका अपना एक संविधान होता है, क्योंकि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, एक विधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक संविधान की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संविधान के किसी शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। और प्रत्येक देश के संविधान की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं कि जो देश है उन देशों की अपने अपने संविधान की कुछ विशेषताएं समान हो सकती हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं अलग होती हैं। और पिछली कक्षा में हमने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया, उसके अंतर्गत विस्तार से कि ब्रिटेन के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और आज संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से लक्षण हैं। प्रत्येक देश के संविधान पर, उसके विकास पर, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक जीवन की परंपराएं तथा आर्थिक व राजनीतिक तत्वों का बहुत प्रभाव पड़ता है कि किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है। कोई देश के चारों ओर समुद्र है या कोई देश ऐसा है जिसके पास कोई समुद्र नहीं है और उसके चारों ओर अन्य देश हैं। किसी देश में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, किसी देश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी देश का क्षेत्रफल बहुत कम है, किसी देश की जनसंख्या बहुत कम है। कोई देश आर्थिक रूप से कितना संपन्न है या कोई गरीब है, और राजनीतिक स्थिति कैसी है, लोगों का सामाजिक स्तर कैसा है, उनकी नैतिकता कैसी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका वहाँ के संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान का निर्माण किया जाता है। और इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर भी इन तत्वों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ के सामाजिक जीवन का स्तर, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, इन सारी बातों का संविधान के निर्माण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और अमेरिका के संविधान के निर्माण के पीछे लगभग 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, और इस संविधान का निर्माण अकस्मात नहीं किया गया। पीछे के राजनीतिक जो घटनाक्रम है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और हम अध्ययन करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उदय 4 चरणों में हुआ है कि सबसे पहला देखें उपनिवेशीकरण का, दूसरा उपनिवेशीकरण की स्वतंत्रता, उसके बाद परिसंघ की स्थापना, फिर नए संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले देखें कि उपनिवेशीकरण का समय कि स्पेन निवासी कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका के पश्चिमी द्वीपों की खोज की। कि कोलंबस ने अमेरिका के पश्चिमी द्वीपों की खोज 1492 में की, और इसके बाद इंग्लैंड तथा यूरोप के देशों से लगभग अमेरिका में जो इंग्लैंड और यूरोप के देश थे उन देशों से लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बसने लगे। कि जब संयुक्त अमेरिका की पश्चिमी द्वीपों की खोज कोलंबस ने की, उनको पता लगा, तो यूरोप से और इंग्लैंड से लोग वहाँ जाकर बसने लगे। और लोगों का अमेरिका में जाकर बसने का कारण था आर्थिक व धार्मिक, कि उस समय यूरोप में आर्थिक संकट की स्थिति थी। लोगों में ये ललक थी कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, हमें आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, तो इसलिए वो अमेरिका को चले गए। और धार्मिक कारण भी था कि यूरोप में उस समय कुछ धार्मिक अव्यवस्था फैल रही थी, धार्मिक अत्याचार बढ़ रहे थे, तो ऐसे परेशान होकर भी लोग अमेरिका में जाकर बसने लगे। और इन लोगों के मन में आर्थिक विकास व संपन्नता की लालसा बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए, हम आर्थिक रूप से संपन्न हो। और इंग्लैंड में यूरोप से गए लोगों द्वारा वहाँ जाकर अलग अलग उपनिवेशों के निर्माण करने लगे कि वो लोग अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गए, और उन्होंने अलग नए उपनिवेशों की स्थापना निर्माण करने का कार्य किया। और उन्होंने ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त आज्ञापत्र के आधार पर 1775 तक अमेरिका में 13 उपनिवेशों की अलग अलग स्थापना कर दी। अब आगे देखें तो अमेरिका में धीरे धीरे
उपनिवेशों में पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित पूर्ण स्वशासन की इच्छा जागृत होने लगी कि अब जो उपनिवेश थे उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि हमें भी स्वतंत्रता मिले, हमें भी स्वायत्तता मिले और हम अधिकारों का प्रयोग करें और हम अपने हिसाब से शासन व्यवस्था का संचालन करें। और इन उपनिवेशों को ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार नहीं थी कि जो उपनिवेश थे वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन थे, ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन थे, तो वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाएं। और ब्रिटिश संसद ने इन उपनिवेशों पर नए कर लगाए। जब ब्रिटेन के अंतर्गत आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ तो उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वहाँ की ब्रिटिश संसद ने जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उन पर नए कर लगाए और व्यापार और प्रशासन संबंधी कठोर नियम बनाए कि नए कर लगा दिए और व्यापार और प्रशासन संबंधी नियम कठोर कर दिए और उपनिवेश ने इसका विरोध किया। और उन्होंने कहा कि बिना प्रतिनिधि के कर नहीं, कि जब तक हमारा प्रतिनिधि नहीं है तो हम कोई कर नहीं देंगे। और इस कर व्यवस्था का, इस कठोर नियमों का जो ब्रिटिश संसद ने बनाए थे उसका इन उपनिवेशों ने विरोध किया और जिसके परिणाम स्वरूप ये 13 उपनिवेश एक दूसरे के निकट आते गए। क्योंकि जब ब्रिटिश संसद ने नए कर लगा दिए, उन पर कठोर नियम लगा दिए, उनका शोषण होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमारी स्वयं की सरकार होना चाहिए, हमारे अधिकार होने चाहिए। और जब उन 13 उपनिवेशों के हित एक समान होने लगे तो उन्होंने आपस में एकता स्थापित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा हमें एक होना चाहिए क्योंकि एक होकर ही हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकते हैं। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने सन 1775 में घोषणा कर दी कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है, कि उपनिवेशों में विद्रोह हो गया तथा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपनिवेशों में 6 वर्ष तक युद्ध चला और 1781 में उपनिवेशों की जीत हो गई। जब 6 वर्ष तक युद्ध चला ब्रिटेन और अमेरिका के उपनिवेशों के बीच, तो अंत में जाकर उन उपनिवेशों की विजय हुई, वो जीते और जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने अपना त्याग पत्र दे दिया कि उस समय लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इससे देखकर त्याग पत्र दे दिया क्यों जनता का दबाव था। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने नई सरकार का गठन किया एवं अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी और अमेरिका के जो उपनिवेश है वो स्वतंत्र हो गए। अब आगे देखें तो 1781 में अमेरिकी परिसंघ की स्थापना की, अमेरिकी परिसंघ राज्यमंडल की स्थापना की गई और शुरू से ही परिसंघ की व्यवस्था और उसके विधान की त्रुटियां सामने आने लगी, कुछ कमियां थी वो सामने आने लगी। और इस अतः विधान पर पुनः विचार के लिए कि जो 13 उपनिवेश थे उनका जो परिसंघ था, राज्यमंडल था, उसका जो विधान था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, तो उसको दूर करने के लिए 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा प्रारंभ की गई। कब? 25 मई 1787 को। और इस फिलाडेल्फिया सभा में 13 राज्यों के 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए आवाज उठी, क्योंकि परिसंघ में केंद्र सरकार की कमजोर स्थिति के कारण राज्य उसकी अवहेलना करने लगे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अब परिसंघ में केंद्र सरकार को मजबूत करना चाहिए, उसे शक्ति देनी चाहिए और उसको एक सुदृढ़ करना चाहिए जिसके कारण कि परिसंघ की एकता बनी रहे और इन परिसंघ में आपस में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति पैदा न हो और जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के बीच गृह युद्ध छिड़ने का भय उत्पन्न हो गया था कि आपस में जब परिसंघ कमजोर था तो ये स्थिति आ गई कि राज्य आपस में गृह युद्ध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर गृह युद्ध हुआ तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भोगने पड़ सकते हैं, फिर से विदेशी शक्तियाँ हम पर आदि स्थापित कर सकती हैं। और इस सभा में जो सभा हुई थी 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में, इस सभा में अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें प्रमुख थे जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स विल्सन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि प्रसिद्ध व लोकप्रिय सदस्यों ने भाग लिया। और फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की कि जो सम्मेलन हुआ था 25 मई 1787 को उसकी स्थापना, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज वाशिंगटन ने। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था परिसंघ के अनुच्छेदों को दोहराना तथा उनमें संशोधन का सुझाव देना और केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करना, कि केंद्रीय सरकार है उसकी शक्तियों में वृद्धि की जाए, उसे मजबूत किया जाए और उसे पावरफुल बनाया जाए, जिससे कि विभिन्न जो उपनिवेश हैं जो
परिसंघ है उसमें एकता स्थापित हो सके और गृह युद्ध की स्थिति से बच सकें। और संविधान के निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ सामने आई। जो नवीन संविधान था उसके निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ थी, वो भी सामने आई थी। और ऐसी स्थिति में आगे देखा तो शुरू में ही सभा में दो वर्ग बन गए कि जब ये सम्मेलन आयोजित किया तो इसमें दो भागों में विभाजित हो गए कि एक वर्ग संघवाद के समर्थकों का था, कि एक वर्ग चाहता था कि संघवाद स्थापित किया जाए, और जो दूसरा संघवाद के विरोधी का था कि वो संघवाद का विरोध कर रहे थे। अंत में संघवाद के समर्थनों की जीत हुई कि जो संघवाद के समर्थक थे, संघवाद को मजबूत करना चाहते थे, उसकी शक्तियों में वृद्धि करना चाहते, उनकी अंत में जीत हुई और परिसंघ के स्थान पर नए संघ राज्य की स्थापना की रूपरेखा व प्रारूप तैयार किए जाने लगे। और सम्मेलन में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के गठन की पद्धति पर बड़े और छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों का आपसी विरोध भी सामने आया कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन था उस सम्मेलन में जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका थी उसके गठन की पद्धति पर भी आया कि कोई राज्य छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसी का क्षेत्रफल छोटा है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी की जनसंख्या कम है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न आया कि इनका प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। कोई कहने लगा कि समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, कोई कहने लगा कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, कोई के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व। बहुत सारे विचार सामने आए। अंत में एक समझौता हुआ जिसमें केंद्र में जो व्यवस्थापिका के दो सदनों की व्यवस्था की गई कि केंद्र में जो व्यवस्थापिका है उसके दो सदन होंगे, उच्च सदन सीनेट में छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि जो सीनेट है उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो या कम हो या क्षेत्रफल ज़्यादा हो या कम हो, और प्रत्येक राज्य से बराबर के प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। इस बात का निर्णय हुआ। तथा निम्न सदन जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधियों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा कि जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य से उतने ही ज़्यादा प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो व्यवस्थापिका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका, उसके दो सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। और सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा, और जो प्रतिनिधि सभा है उसमें प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजेगा। और उसमें हो गया कि जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, और जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य से उतने ही ज़्यादा प्रतिनिधि को चुनकर प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा। तथा अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया कि शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं व्यवहार में, लोकतांत्रिक संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। शासन व्यवस्था के दो रूप हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और आगे देखें तो अतः संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर 26 जुलाई 1787 को सहमति हो गई। जो उसके सिद्धांत बनाए उस पर सबकी सहमति हो गई 26 जुलाई 1787 को। और 17 सितंबर 1787 को अमेरिका के संयुक्त राज्यों के नए संविधान के स्वरूप का निश्चय हुआ और इस पर हस्ताक्षर हो गए। कब? 17 सितंबर 1787 को। और फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया गया था। अतः सम्मेलन में यह तय किया गया कि नए संविधान को लागू किए जाने के लिए 13 राज्यों में से कम 9 राज्यों के विधानमंडल उसे अलग अलग स्वीकार करें, अर्थात 2/3 राज्यों का उसका समर्थन हो, उसके समर्थन से वो पास होना चाहिए। लेकिन इस संविधान को स्वीकार करने में राज्यों ने उत्साह का परिचय कम दिया, ज़्यादा नहीं दिया। राज्यों के बीच संविधान के कुछ अंशों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए, एक संघवाद के समर्थक दूसरे संघवाद के विरोधियों के बीच। और मतभेद उत्पन्न हो गया, संघवाद के विरोधियों ने द्वारा इस आधार पर विरोध किया कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं है। अतः अंत में संघ के समर्थकों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, कि जो संविधान बनाया था उसमें अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं थी, तो इसका विरोध हुआ। तो अंत में संघवाद के समर्थक उन्होंने कहा कि हाँ, संविधान के अंतर्गत भी अधिकार पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तथा 1791 में प्रथम 10 संशोधन करके संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई। तो 9 राज्यों के विधानमंडल द्वारा 21 जून 1788 को संविधान अनुसमर्थित हो गया और 4 मार्च 1789 ईस्वी को नया संविधान
लागू होगा।